नमस्कार मित्रों, प्रशस्त एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूकी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 17 जुलाई को प्रस्तावित है। अंतिम 2 महीने की सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तथा मॉक टेस्ट लगाएं। इसलिए आपकी तैयारी को और बढ़िया करवाने के लिए हम आज से आपको प्रतिदिन 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे। ये मॉक टेस्ट अरिहंत प्रकाशन के मॉक टेस्ट सीरीज़ पर आधारित है। आप इसे हमारे साथ सॉल्व करिए और अपने स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ध्यान रखिएगा कि यूके पीसीएस में एक गलत आंसर के लिए 1/4 मतलब कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको ध्यान में रख के अपने स्कोर को कैलकुलेट करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन है आपके देहरादून, हल्द्वानी, गैरसैंण, हरिद्वार। तो देखिए, वर्ष 2020 में उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में आयोजित हुआ था। इसी बजट सत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण है वर्ष 2020 से। तो आंसर हमारा हो जाएगा गैरसैंण। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोकसभा क्षेत्र नहीं है। नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली। तो देखिए, जो ये चमोली क्षेत्र है ये लोकसभा क्षेत्र में अधिसूचित नहीं है। तो उत्तराखंड में लोकसभा के कुल 5 तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें जो हैं वो हैं पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार। तो पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार ये 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में कुल, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा चमोली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सदस्यीय सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। 11, 7, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। कुल 70 सीटों में से 13 सीटें एससी कम्युनिटी के लिए और 2 सीटें एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों को मिलाकर किया गया था। मतलब कि प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो आया था उसके तहत जो उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था उसमें कितने विधायकों को रखा गया था। और ऑप्शन है यहाँ पे 27, 29, 30, 31। तो ये आप ध्यान रखिए कि कुल 31 विधायकों को रखने की बात कही गई थी, जिसमें से 30 विधायक उपलब्ध हो पाए थे। तो ये आंसर होगा C 30। अच्छा, यहाँ पे हुआ ये था कि 22 विधायक जो है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से आने थे, जबकि 9 विधायक जो हैं ये आने थे उत्तर प्रदेश विधान परिषद से। ठीक है, और ये दोनों मिलके हो जाते 31। मगर इसमें से एक की अनुपस्थिति की वजह से, मतलब कि वो अपनी सीट पे नहीं थे उस समय, तो इसमें से टोटल जो है 30 ही उपलब्ध हो पाए थे। तो आंसर आपका यहाँ पे 30 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था। त्रिवेंद्र पवार, इंद्रमणि बड़ौनी, जसवंत सिंह बिष्ट, विनोद बर्थवाल। तो देखिए, इसमें सही आंसर होगा त्रिवेंद्र पवार, ए। अच्छा, ये त्रिवेंद्र पवार जो थे ये उत्तराखंड क्रांति दल के
फाउंडिंग मेंबर भी थे और सदस्य भी थे। और उत्तराखंड के गठन के प्रश्न को लेके इन्होंने 1987 में संसद में एक पत्र बम फेंका था। और इन्होंने अलग राज्य की मांग को लेकर न केवल आंदोलन चलाया बल्कि संसद तक उत्तराखंड की जनता की आवाज़ भी पहुंचाई थी। तो आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्र पवार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते दिया था? वीरचंद सिंह गढ़वाली, दरबान सिंह नेगी, श्रीदेव सुमन, सोमनाथ शर्मा। तो यहाँ पे आंसर होगा श्रीदेव सुमन। तो तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते ये नारा जो है श्रीदेव सुमन ने दिया था। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा अगर जान लिया जाए तो इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जौल गांव में। जौल गांव कहाँ पे है? टिहरी। अच्छा, और इन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और फाइनली इन्होंने जो है टिहरी में अंग्रेजी पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार से शुद्ध होकर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और 25 जुलाई 1945 को 84 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया था। तो इनके निधन वाली डेट आप याद रख सकते हैं, 25 जुलाई 1945। और कितने दिन की भूख हड़ताल इनकी चली थी? 84 दिन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस देव स्थल को तालेश्वर दानपत्रों में वीरवेश्वर स्वामी कहा गया है? बिनसर महादेव, नीलकंठ महादेव, सिद्धबली मंदिर, शंकर मठ। तो देखिए, तालेश्वर जो जगह है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। और यही पूछा जा रहा है कि इन दानपत्रों में किस देव स्थल को या किस स्थल को वीरवेश्वर स्वामी कहा गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा बिनसर महादेव। बिनसर महादेव जो कि पौड़ी ज़िले के बिसौना गांव में, कहाँ पे? पौड़ी के बिसौना गांव में स्थित है। इसको जो है तालेश्वर दानपत्रों में वीरवेश्वर स्वामी कहा गया है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? सरला बहन, कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह, विद्यावती डोभाल। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो थी विष्णु देवी शाह। अच्छा, ये क्यों जेल गई थी? इन्होंने 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया था। इतनी बात भी आप ध्यान रखें। अच्छा, इसी के पैरेलल में एक क्वेश्चन ये भी बनता है राष्ट्रीय आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कि 1930 के नमक आंदोलन के समय ये जेल गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून। तो देखिए, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है। आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, ये इस पार्क की स्थापना कहाँ की गई और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पार्क जो है आपका स्थित है पटेल नगर में स्थित निरंजपुर में। ठीक, पटेल नगर के निरंजपुर में, ये देहरादून के अंदर ही है। अच्छा,
और इसकी स्थापना किसने किया? जुरेडा। जुरेडा मतलब उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में। निर्माण या स्थापना जो भी कहिए, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर देवी दत्त पंत कौन है? राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, समाज सुधारक। तो देखिए डीडी पंत जो है एक प्रख्यात वैज्ञानिक है, ऑप्शन बी। अच्छा इनके बारे में जान लेते हैं। तो डीडी पंत एक विख्यात वैज्ञानिक है जिनका जन्म पिथौरागढ़ जिले के देवराड़ी पंत गांव में 14 अगस्त 1919 में हुआ था। अच्छा इनका योगदान क्या था? इन्होंने सीवी रमन के निर्देशन में पंत रे की खोज की थी। क्या खोज की थी? पंत रे। और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुए टूटे फूटे उपकरणों से पहला डोमेन स्पेक्ट्रोमीटर इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने डोमेन स्पेक्ट्रोमीटर का भी निर्माण किया था। और साथ ही साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है डीडी पंत के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो देखिए गड़जात पहाड़ियाँ जो है वो उड़ीसा में स्थित हैं, ये सही है। और नल्लामलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, ये भी सही है। शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। जबकि मांडव पहाड़ियाँ जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित न होकर ये गुजरात में स्थित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? गुजरात, ठीक है। अच्छा इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान लिया जाए, जैसे कि गड़जात पहाड़ियाँ जो हैं जो कि उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों में फैली हुई हैं और ये पूर्वी घाट का विस्तार है, ठीक है, गड़जात पहाड़ियाँ। और फिर बात करें मांडव पहाड़ियों की, तो ये गुजरात में स्थित है और ये सुरेंद्रनगर ज़िले से लेकर पोरबंदर तक विस्तृत है। अच्छा नल्लामलाई पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी घाट पर्वतमाला का ही एक भाग है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। मैरानी कोडा इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और शेवराय पहाड़ियाँ जो हैं ये तमिलनाडु राज्य के सेलम नगर में ये स्थित हैं और ये भी पूर्वी घाट का हिस्सा है, जिसकी सर्वोच्च शिखर जो है 1620 मीटर की है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर जाता है? NH4, NH5, NH6, NH7। तो देखिए इन सभी नेशनल हाईवेज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल हाईवे 4 जो है ये चेन्नई से मुंबई तक जाता है, जिसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र कनेक्ट होता है, ठीक है। NH5 की बात करें तो ये फिरोज़पुर से शिवकीला, फिरोज़पुर जो कि पंजाब में है, फिरोज़पुर से शिवकीला, फिरोज़पुर पंजाब में, और ये जो है शिवकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा NH6 जो है ये हजीरा से कोलकाता को कनेक्ट करता है, मतलब कि ये ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिंग कॉरिडोर या कनेक्टिंग हाईवे है। NH6 हजीरा से कोलकाता। और NH7 जो है इसको थोड़ा सा आप खासा ध्यान रखिएगा कि NH7 पहले जो है ये वाराणसी से कन्याकुमारी को कनेक्ट करने वाला हाईवे था, ठीक है, मगर ये पहले की स्थिति है। अभी की स्थिति ये है, इसको आपको भूल जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से ऑप्शन दिखे तो इसको आपको टिक नहीं करना है।
NH7 की अभी जो स्थिति है वो कनेक्ट करता है फजिका से माणा दर्रा। फजिका कहाँ है? पंजाब में। फजिका, एक सेकंड मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। हाँ, NH7 फजिका से माणा दर्रा। फजिका आपका है पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इंडिया का, वहाँ पे है। और माणा दर्रा जो है ये उत्तराखंड के तिब्बत बॉर्डर या फिर चाइना बॉर्डर से लगा हुआ पास है। ठीक है, तो ये आपके उत्तराखंड में हो गया। अच्छा, NH7 कौन कौन से राज्यों को कनेक्ट करता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 4 राज्यों को कनेक्ट करता है। जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं या इम्पॉर्टेंट शहर जो हैं वो भटिंडा, पंचकुला, देहरादून, देवप्रयाग ये पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा NH6। ठीक है, NH6 जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि को कनेक्ट करता है। देखिए इसमें 2 राज्य और आ जाते हैं, क्योंकि ये कोलकाता से कहाँ तक था? हजीरा तक। कोलकाता से हजीरा तक, तो ये जो है ये वेस्ट बंगाल भी इसमें ऐड हो जाएगा। और लास्ट में आ रहा है हजीरा जो कि है गुजरात में, तो गुजरात भी आ जाएगा। तो ये 2 भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये 5 राज्य कनेक्ट होते हैं NH6 से। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो देखिए भारत में कुल नेशनल पार्क्स की जो संख्या है वर्तमान में वो 106 है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कितनी है? 106 नेशनल पार्क हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? फर्स्ट MP, जहाँ पे कुल हैं 11, और सेकंड है अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पे हैं टोटल 9। तो इस तरह से इन 2 राज्यों, मतलब एक राज्य हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, तो वो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। वन्य जीव अभ्यारण्य के केस में यहाँ पे कुल 96, कितने? 96 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और भारत में इनकी कुल संख्या की बात की जाए तो ये 500 के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार, क्योंकि मध्य प्रदेश है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, महासागर में ऊंची जल तरंगें किसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं? देखिए ये प्रश्न में हिंदी में जल तरंगें लिखा है और इंग्लिश में टाइड्स लिखा है, तो जिससे ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जल तरंगों का इंग्लिश होता है वेव्स। ठीक है, जो लहरें होती हैं, आम भाषा में हम कहते हैं लहरें। तो देखिए इस हिसाब से 2 आंसर बनेंगे इसके। अगर वेव्स का पूछ रहा है मतलब जल तरंगे, तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है पवनें। तो जो सतही पवनें चलती हैं समुद्रों के ऊपर, उसके कारण जो घर्षण पैदा होता है पवन और जल के सतह के बीच में, उसके कारण ये जल तरंगे पैदा होती हैं। और अगर टाइड्स पूछे, टाइड्स का मतलब हो गया ज्वार, तो ज्वार मुख्यतः पैदा होता है सूर्य और चंद्रमा की वजह से। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है, क्योंकि सूर्य की जो ज्वार उत्पादक शक्ति होती है उससे लगभग सूर्य की जो ज्वार उत्पादक शक्ति होती है उससे 2.7 टाइम्स, उससे 2.7 टाइम्स जो है वो मून की होती है। ठीक है, तो हालांकि दोनों का ही प्रभाव होता है, उससे जो है टाइड्स पैदा होती हैं। ठीक है, अब सबसे अगर मेन रीज़न पूछ ले टाइड्स का तो मून होगा। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर है आपको। तो आंसर यहाँ पे जल तरंगों का, अगर यहाँ पे टाइड्स है इनका पूछने का अर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है?
तो देखिए खरीफ की फसल जो होती है ये मानसून से रिलेटेड होती है। मानसून के आने वाला जो सीज़न होता है उसी समय इसकी बुआई या सोइंग होती है। ऑप्शंस में है अरहर, चना, मक्का, धान। तो देखिए जो चना होता है ये आपका रबी की फसल से रिलेटेड होता है, ठीक है। बाकी अरहर, मक्का, धान, ठीक। और इसके अलावा कपास हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब जो है किससे रिलेटेड हैं? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो देखिए अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक है सोन नदी, सॉरी हाँ, एक नदी आपकी है सोन, जो कि यहाँ से निकल के उत्तर की ओर बहती है और गंगा में जाके मिल जाती है, मतलब कि गंगा की सहायक नदी है। और दूसरी नदी है नर्मदा। नर्मदा यहाँ से निकल के पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटियों से बहते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। और इसका मुहाना कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, नर्मदा, ठीक है। अच्छा, बाकी इन नदियों के उद्गम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पहली नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। और ये भी ब्रंश घाटी से बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका हो गया उद्गम छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। अच्छा महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सेहवा, कहाँ पे? सेहवा के निकट बस्तर के पठार से होता है, ठीक है। बस्तर का पठार। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल ज़िले में मुल्ताई से होता है, ठीक है। इतना पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बाकी आगे के कोर्स केस की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी किनारे से बहते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण किनारे से बहते हुए, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती नदी है। और उत्तर में कौन सी नदी रहती है? नर्मदा नदी रहती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है यहाँ पे कि किसका है। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पे आपको जो फैक्ट ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, वो ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम जनघनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। किसका है? अरुणाचल प्रदेश। और ये कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब औसतन जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ 17 व्यक्ति पाए जाते हैं। अच्छा, ये सबसे कम जनघनत्व हो गया। दूसरा सबसे कम जनघनत्व अगर पूछे तो वो है मिज़ोरम। कौन हो जाएगा? मिज़ोरम। ये अभी राज्यों में बात चल रही है। यहाँ का कितना है? यहाँ का 52। अच्छा, प्रश्न अब ये बने कि न्यूनतम जनघनत्व यूनियन टेरिटरीज़ में, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो यूटी में कौन हो जाएगा? यूटी में हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितना है? 46। यहाँ का जनघनत्व है 46, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अधिकतम जनघनत्व अगर पूछे तो उसमें आपको क्या आंसर रखना है। तो अधिकतम जनघनत्व वाला जो राज्य है हमारा, मैक्सिमम
पॉपुलेशन डेंसिटी वो है बिहार। ठीक। सेकंड नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और थर्ड नंबर पे क्या है? केरला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ। और अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी, सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित राज्यों में, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन में मैंने आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन तैयार करा दिए, आपको कायदे से इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि 18 नंबर है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर या फिर अगस्त सितंबर? तो देखिए अंटार्कटिका जो है ये आपके किस हेमिस्फीयर में स्थित है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये। और दक्षिणी गोलार्ध में जो आप देखेंगे वो सितंबर के बाद से जो है वो सूर्य जो है दक्षिणायन होने लगता है। ठीक है, तो ये सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे सर्वाधिक ओजोन परत का विनाश होता है। होता ये है कि जब दक्षिणायन होता है सूर्य तो वहाँ पे जो है यूवी, जब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है तो यूवी विकिरण भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण से ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन क्षय की घटना जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 3 गैसेस के नाम दिए हैं। अब क्या पूछ रहा है? उपरोक्त में से कौन सी गैस का उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के कारण होता है? तो कोयला दहन के कारण कौन सी गैसेस इसमें से एमिट होंगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, मोनोऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, तो ये सब होते हैं उत्सर्जित, और सल्फर डाइऑक्साइड तो होता ही होता है। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन में जो हमको मिलेगा ये सभी। ठीक है, ये तीनों ही गैस जो है उत्सर्जित होती हैं, जो कि तुम आपके कोल कोल बेस्ड प्लांट्स होते हैं वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, वो भी उत्सर्जित होते हैं। और क्या है? फ्लाई ऐश, इसको आप खासा ध्यान रखिएगा। फ्लाई ऐश ये भी जो है आपके कोयला दहन संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी या जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा? तो ऊर्जा संकट जो है वो जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने के खतरे से संबंधित है। और ये टर्म जनरली इसीलिए डिनोट किया जाता है, इसीलिए व्यक्त किया जाता है क्योंकि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है या फिर गैर नवीकरणीय ईंधन है उनका उनका जो स्रोत है वो सीमित है, और उनका जो खर्च करने की जो स्पीड है या खर्च करने की जो दर है वो काफ़ी तेज़ है। तो ऐसा संभावना लगाई जाती है कि अगले 50 से लेकर 100 साल के भीतर जो है ये सारे के सारे रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? एक ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ऊर्जा संकट का संबंध जीवाश्म ईंधन या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे? तो देखिए एक भू स्थिर उपग्रह जो होता है वो इस प्रकार से परिभ्रमण करता है कि पृथ्वी पे किसी एक बिंदु के सापेक्ष उसकी जो स्थिति होती है वो हमेशा स्थिर दिखती है। तो इस प्रकार का जो भी सैटेलाइट होगा उसका परिभ्रमण काल वही होगा जो कि पृथ्वी के घूर्णन का काल होता है, और जो कि होता है 24 घंटे। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। और एक दो फैक्ट और जान लीजिए आप कि जो भू स्थिर कक्षा होती है वो लगभग 35,786 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे होती है, मतलब कि ऊंचाई पे होती है, और ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही होता है।
भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर होता है ये जो कक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो देखिए, सवाना घास मैदान का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका के पूर्वी भाग, जिसमें कि तंजानिया तंजानिया और केन्या देश आते हैं, वहाँ पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, अफ्रीका। अच्छा, सवाना के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें तो सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो कि ऐसी परिस्थितियों में बनता है जहाँ पर वर्षा इतनी ज़्यादा भी ना हो कि जिसकी वजह से एक वन परितंत्र पैदा हो सके, और वर्षा इतनी कम भी नहीं होती जिसकी वजह से एक मरुस्थलीय परितंत्र पैदा हो। तो दोनों के बीच की रेंज में एक वर्षा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, और साथ ही साथ उनमें वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी दूरी पे होते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, कुल खनिज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के डेटा के हिसाब से खनिज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला अगर कोई राज्य है तो वो है उड़ीसा, और कुल खनिज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी है लगभग 44%। ठीक, अच्छा, और कुल खनिज उत्पादन में दूसरी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है छत्तीसगढ़ की, जो कि है 17%। थर्ड पे है राजस्थान, जिसकी हिस्सेदारी है 14%, और फोर्थ पे है कर्नाटका, जिसकी हिस्सेदारी है 13%। तो एक क्रम से ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको उड़ीसा को ध्यान रखना है। उड़ीसा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है 44% के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, करंट का क्वेश्चन है। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो हमको यहाँ पे गलत कथन बताना है। पहला कथन है, दुनिया के 3 सबसे प्रदूषित देश क्रमशः बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये बिल्कुल सही है। शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 42 शहर भारत में ही हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में गुवाहाटी सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र गुवाहाटी नहीं है, बेगूसराय है। क्या है? बेगूसराय, जो कि बिहार में स्थित है, और ये पहला सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, और दूसरे की बात किया जाए तो वो गुवाहाटी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये पॉइंट तो सही है अपने में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस मॉक टेस्ट का। निम्न में से कौन उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं, रितु बाहरी, इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, रितु बाहरी को हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे नियुक्त होने से पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के समांतर में एक प्रश्न अक्सर करंट जीके में स्टैटिक जीके में आता है कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी, और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी 1989 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, केवल न्यायाधीश बनी थी।
तो इस तरह से ये पहली महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। और उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस अगर बना है, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है, तो वो है ऋतु बहारी। तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे जुड़े रहने तथा अपनी तैयारी को अप टू डेट रखने के लिए प्रशस्त एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।